ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। Which concept requires that revenue is only recorded in a business books when it is certain of being received? ठीक है, ये आसान है हमारा रियलाइजेशन कि जब आपके रेवेन्यू रियलाइज होंगे आप तब रिकॉर्ड करेंगे उनको, रेवेन्यू भी एक्सपेंसेस भी, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड बट व्हेन दे आर एक्चुअली रियलाइज्ड। अच्छा, अ डेप्रिशिएटेड नॉन करंट एसेट इज रीवैल्यूड अपवर्ड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा जनाब वाला, आपके कैपिटल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे और रेवेन्यू रिजर्व्स पे, क्योंकि आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में जा रही होती है। हाँ जी, आपके जी जी, जो प्रॉफिट आएगा वो आपके प्रॉफिट्स में से राउट होकर रेवेन्यू रिजर्व में आ जाएगा। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो आपका कैपिटल रिजर्व है। वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है या नहीं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कहाँ आता है और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है। अच्छा, इन एनी केस नेटबुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल स्टार्ट ऑफ द ईयर थी 1.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर मोटर व्हीकल नेटबुक वैल्यू है ये, ठीक है। एक मोटर व्हीकल आपने बेचा है 26,000 का, डिस्पोजल पे प्रॉफिट कितना आया है 2,000 का। ठीक है, तो सर वही करेंगे हम, नेटबुक वैल्यू का जिस तरह से अकाउंट बनाते हैं ना वो हम बनाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें अगर हम नोट कर लें, स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके मोटर व्हीकल्स कितने के थे, 1.5 लाख के थे। यहाँ अगर मैं नेटबुक वैल्यू का जल्दी से टी अकाउंट बनाऊँ, NBV, तो इसमें ब्रॉड डाउन मैं कहूँगा कितने का था, ये था सर 150,000 का। ठीक है, अच्छा फिर जनाबे वाला क्या हुआ है, आपने ये कहा कि 26,000 का आपने एक व्हीकल बेचा है और उस पे आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 2,000 का। इसका मतलब है इसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी डिस्पोजल के वक्त, 24,000। तो ये आपका डिस्पोजल में चला जाएगा 24,000। ठीक है, फिर जनाबे वाला आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है जो ऑन दी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ गई होगी सर, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 1.5 लाख पे 10% आपकी आ गई होगी 15,000। ठीक है, अच्छा अगली जनाबे वाला कैरी डाउन क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आपको बताई गई है कितनी है, 145,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर और नेटबुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, वो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे थी, तो एंड ऑफ द ईयर अब आपकी कैरी डाउन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा होगा सर वो आपका परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है। 24 जमा ये जनाब वाला आपका हो जाएगा 145 और 15 160, 184। 184,000 में से 150 निकाल दें तो 34,000 के आपके नए आए हैं। ठीक है सर, सीधा सीधा नेटबुक वैल्यू का ये हमने अब अगेन ये देखें वो जो आप बात कर रहे थे कि नेटबुक वैल्यू का अकाउंट हमने बहुत दफ़ा बनाया टी अकाउंट, ऐसा ही है। बस इसमें ये देखना है जी कि ये इसने जो वैल्यू दी हुई है साथ लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ द ईयर ये वैल्यू है, एंड ऑफ द ईयर ये वैल्यू है। तो पिछले सवाल जो हम करते आए हैं उसमें वो कैरी डाउन वैल्यू पूछता था, इधर उसने कैरी डाउन वैल्यू पूछने की बजाय ये पूछ लिया कि नए किस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टी अकाउंट में डबल एंट्रीज क्या हो रही हैं, ये कौन सा आइटम किस जगह पे आ रहा है। एज लॉन्ग एज यू नो दैट, तो बाकी तो आपको जो भी मिसिंग फिगर होगा वो आपको आता है टी अकाउंट से कैलकुलेट करना। अच्छा जी, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड है 30 जून को, 1 अक्टूबर को उन्होंने मशीन परचेज की है 16 की, 30 जून को है। अच्छा 2016 और द कंपनी डेप्रिशिएट्स, अच्छा प्रॉफिट और लॉस निकालना है डिस्पोजल पे, और डेप्रिसिएशन ये जो चार्ज करते हैं वो मंथ बाय मंथ बेसिस, जितने महीने आपके पास एसेट है उतने महीने आप चार्ज करेंगे। और किस तरह करते हैं,
कॉस्ट पे, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एसेट की डेप्रिसिएशन एनुअल जो बनती है वो कितनी बनती है। 16,000 का आपका एसेट है, तो 16,000 का 15% कितना आता है जनाब? नहीं नहीं रुकें, पहली बात तो ये कि जनाब वाला 2,400 आपकी आएगी जिस साल आपके पास पूरा होगा एसेट, पूरे साल आपके पास रखा हुआ, क्योंकि मंथ बाय मंथ है। अब इन्होंने ख़रीदा कब था? 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर 2016 से लेके अगले 30 जून, अगला 30 जून कौन सा आएगा? 30 जून 17, 9 महीने। फिर जनाबे वाला आपके पास ये 9 महीने आपके पास आ गए 2017 में। फिर 2017 से 2018 तक जो है वो आपके पास पूरे 12 महीने रहे, और 2019 में 2019 में 31 मार्च, तो इस साल भी 9 महीने आपके पास रहे। 3 महीने नहीं, 3 महीने पहले बेच दिया ना। देखें, पहला आपका साल बना है 1 अक्टूबर 16 से 30 जून 17 तक। ठीक है, फिर आपका बना है 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक। ठीक है, फिर आपका बना है 1 जुलाई 18 से 30 मार्च 19 तक, या 31 मार्च 19 तक। ठीक है, तो पहले साल आपके पास 9 महीने था, 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? इसका 9/12 निकालें। 2400 इंटू 9/12, तो ये आपके पास आ जाएगी 1800। यही आ रहा है आंसर, 1800। तो इस साल भी 1800 हुई है, इस साल भी 1800 हुई है। 3600 और 3600 जमा 2400, ये आपकी होगी 6000। ठीक है, तो ये 16,000 का जो एसेट था ये कितना डेप्रिशिएट हुआ था ओवर इट्स लाइफ? ये 6,000 की इसकी डेप्रिसिएशन हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास वो 10,000 का रखा था। नेट बुक वैल्यू जिस दिन डिस्पोज हुआ है उस दिन आपके पास 10,000 थी, बिका कितने का है? 7,000 का। तो सेल प्रोसीड्स इसकी हैं 7,000, तो 3,000 का आपको नुकसान हो गया। $3,000 का लॉस। समझ आ गया? अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंपनी प्रिपेयर्ड इट्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। जल्दी से हम लिख लें जी, परचेज लेजर कंट्रोल के अकाउंट क्या होता है? टोटल पेबल्स अकाउंट। अच्छा जी, विच शोड ए बैलेंस ऑफ 15,960। टोटल पेबल्स अकाउंट इनको कह रहा है कि जनाबे वाला आपका पेबल जो है वो 15,960 है। ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से नहीं बनाया, ये सम से बनाया है। अब इसमें कुछ गलतियां हुई हैं। अच्छा, उन गलतियों को देखते हैं जी। डिस्काउंट्स रिसीव्ड, जो आपने डिस्काउंट रिसीव किए थे, कितने के आपको मिले थे? 450 के। आपने लिख लिया 540 के, तो आपने डिस्काउंट्स ओवरस्टेट कर दिए। नहीं, ये देखें, आपने डिस्काउंट 450 से सही रिकॉर्ड करने थे, आपने 450 की जगह कितने से रिकॉर्ड कर दिए? 540 से। 450 तक अगर आप रिकॉर्ड करते तो आप सही कर रहे थे। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि गलत साइड पे रिकॉर्ड किया, जहां रिकॉर्ड करना चाहिए था वहीं रिकॉर्ड किए, बस अमाउंट ज़्यादा स्टेट कर दिया। तो जितने से ज़्यादा स्टेट किए, पहले तो डिफरेंस निकालें। 540 और 450 की 90 का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखना ये है कि इसकी वजह से आपके टोटल पेबल्स जो हैं, पेबल आपने ज़्यादा से कम कर दिए हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा से आपने कम किए हैं, पेबल्स आपके अंडर स्टेट हुए हुए हैं, तो ये 90 जो हैं ये आपके पास ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ 450 से पेबल कम करने थे। जितना आपको डिस्काउंट मिला था आपने 540 से कम कर दिए, 90 से ज़्यादा से कम कर दिए,
तो इसका मतलब है पेबल्स अभी अंडर स्टेट हुए हुए हैं, जितने से अंडर स्टेट हुए हैं उसको ठीक करेंगे। अच्छा जी, जी जी। अच्छा, इसी तरह एक सप्लायर को इंडिविजुअल पेमेंट की थी, वो उसके अकाउंट में नोट नहीं की। तो ठीक है, उसके अकाउंट में अगर नोट नहीं की, आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से आपके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि उससे इंडिविजुअल जो सप्लायर का अकाउंट है वो गलत हुआ होगा ना। जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें हम इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट से तो नहीं डाल रहे होते अमाउंट। नहीं सम हम टोटल पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट से देख के डाल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं हो? एक बंदा था, आपने उसको पैसे पेमेंट की। ठीक है। हाँ, कैश बुक से ले लेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट से देख लेंगे कि आपने कितनी पेमेंट्स की हुई हैं। बैंक स्टेटमेंट मैंने गलत कहा, कैश बुक से देखेंगे आप। ठीक है, टोटल पेमेंट्स आपने कितनी की हुई हैं सप्लायर्स को, वो आप कैश बुक से देख लेंगे। अच्छा, परचेज लेजर डेबिट बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, डेबिट बैलेंस था 110 का, वो आपने नोट नहीं किया। तो डेबिट बैलेंस की वजह से, ये कंट्रोल अकाउंट में नोट नहीं किया, डेबिट बैलेंस की वजह से आपका जो पेबल का बैलेंस है वो कम होगा, क्योंकि पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। वो आपने नोट नहीं किया, तो चलें अब नोट कर लेते हैं, 110 से अब कम कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रा एक एंट्री, कॉन्ट्रा क्या होता है कि किसी बंदे का रिसीवेबल भी था, पेएबल भी था, तो जो अमाउंट दोनों में कॉमन होती है, जो छोटी अमाउंट होती है, जो रिसीवेबल भी है पेएबल भी है, तो उससे आप दोनों को कम कर देते हैं। आप कहते हैं ना ये रिसीवेबल है ना ये पेएबल है। तो कॉन्ट्रा कितने का, 170 का परचेज लेजर में आपने डाल दिए, आपने कंट्रोल अकाउंट में नहीं डाला। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट में भी डाल देते हैं, उसकी वजह से आपका पेएबल का बैलेंस कम होगा। ठीक है जी। तो अब आपका बैलेंस क्या बनेगा, 15960 प्लस 90 माइनस 110 माइनस 70, 15870। मैंने कुछ गलत किया? रुके, मैंने कुछ गलत किया है। जी। हम्म। हम्म। उसने लिखा हुआ है ना, बट नॉट इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा हुआ है। A contra of 170 had been entered in the purchase ledger but not in the purchase ledger control account. ठीक है। अच्छा, रुकें, दोबारा देखते हैं कोई गलती की है हमने। गलती क्या की है जनाब वाला, 15960 का बैलेंस था, फिर हमने कहा 90 से हमने अपने जो है बैलेंस, एक सेकंड रुकें। अच्छा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 120 का क्यों आ रहा है? अच्छा, दोबारा देखते हैं। 15960 हमारा पेएबल का बैलेंस था, फिर हमने कहा कि 90 जो है ये हमने इससे पेएबल्स को ज़्यादा कम कर दिया, तो हम 90 ऐड कर देंगे। 450 और 540 कितने का डिफरेंस है, 540 माइनस 450, 90। ठीक है, 90 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, 90 से मतलब ज़्यादा कम कर दिया, तो 90 ऐड कर देंगे। ठीक है,
नॉट बीन एंटर्ड इन हिज अकाउंट, तो इससे कंट्रोल अकाउंट को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे परचेज लेजर को फर्क पड़ेगा। अच्छा, परचेज लेजर डेबिट बैलेंसेस कैरिड डाउन टोटलिंग 110। had been omitted from the control account, ये कंट्रोल अकाउंट में आने भी नहीं चाहिए। एक सेकंड रुके। हाँ ठीक है, नहीं मैंने सही किया था, मैंने वो कैलकुलेटर में मेरे ख्याल से लिखने में गलती की है। रुके एक सेकंड, मैंने क्या किया है जनाबे वाला, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐड करें परचेज लेजर डेबिट बैलेंसेस। नहीं, ये डेबिट बैलेंस तो लेस होना चाहिए ना। कैरिड डाउन, अच्छा रुकें रुकें, ये दोबारा से देखें। पहला तो मैंने आपको ठीक बताया कि ये जो 540 और 450 का डिफरेंस था ना, वो ठीक है। अच्छा, दूसरे में जनाबे वाला क्या हो रहा है, दूसरा भी हमने देख लिया कि वो यहाँ पे शामिल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरे में जनाबे वाला क्या होगा, हमें ये कह रहा है कि 110 के डेबिट बैलेंस कैरिड डाउन साइड पे था, डेबिट बैलेंसेस कैरिड डाउन। तो अगर मैं परचेज का इंडिविजुअल किसी बंदे का अकाउंट बनाऊं पेएबल का, ABC का, तो उसका डेबिट साइड पे ही कैरिड डाउन बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये वाला कैरिड डाउन बैलेंस जो है ये मिस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 110 की अमाउंट ऐड होगी, क्योंकि नॉर्मल पेएबल्स का जो कैरिड डाउन बैलेंस आ रहा होता है वो डेबिट साइड पे ही आ रहा होता है, ठीक है। 110 ही ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जो आपका कॉन्ट्रा था 170 का, इससे आपका परचेजेस, जी, पेएबल भी ख़त्म हो जाएगा, रिसीवेबल भी। तो पेएबल में से ये अमाउंट आप निकाल देंगे क्योंकि ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं शामिल थी। तो अब अगर, जी, अब अगर आप करें 15960 प्लस 90 प्लस 110 माइनस 170, तो ये आपके पास बन जाएगा 15990, ठीक है जी, ये आंसर होगा। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अजान कंप्लीट हो जाए फिर आगे बात करते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। An accountant prepared a bank reconciliation statement. He discovered the following differences between the bank statement and the cash book. अच्छा जी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बाय क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये डिफरेंस आया है कि ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही। इसी तरह बैंक चार्जेस जो होंगे आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, कैश बुक में नहीं आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी तरफ से खुद से बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर दिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट में ना आ रहे हो। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये आपका वो आइटम है जो आपने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ होगा, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स का। अच्छा जी, what differences will need to be entered in the cash book to update it? 1 and 2, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं और कैश बुक में नहीं आ रही, जबकि अमाउंट नंबर 3 ऑलरेडी आपकी कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 1 एंड 2 ओनली, कि ये 1 और 2 अगर आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें तो वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा जी, अगला सवाल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल 1 जनवरी को ट्रेड रिसीवेबल से 63,000, 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या जनाब वाला, आपके ओपनिंग रिसीवेबल थे ये आपके ओपनिंग आ गए, फिर आपने इतने की सेल्स की हैं तो इतने से आपके रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 63,000 प्लस 327,000। अच्छा, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक्सपेंस निकालना है जी, बोलें। होल्ड करें, नहीं वो ओपनिंग है ना, ओपनिंग पे तो रिसीव कैलकुलेट करने का फ़ायदा ही नहीं, वो आपका यही आ जाएगा बैलेंस, ओपनिंग डाउटफुल डेट्स का बैलेंस अगर परसेंटेज तब यही थी जो यूज़ कर रहे थे। एनी हाउ यहाँ पे देखें। अच्छा, 63,000 है, उसमें 327,000 की आपने और सेल्स की, इसमें से 324,000 ये जो आ रहा है ना, ये मैं लेस तो कर दूं, लेकिन ये वो पेमेंट है जिस पे मैं 4% का डिस्काउंट दिया उनको। ठीक है, तो उन लोगों ने जो मुझे पे करना था वो एक्स करना था, फिर मैंने उनसे कहा कि यार इसमें से 4% का डिस्काउंट निकाल दो और बाकी जो अमाउंट है वो मुझे पे कर दो, तो वो उन्होंने बाकी मुझे 324,000 पे कर दिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे पूरा अमाउंट कैलकुलेट करना है कि पूरा अमाउंट जो क्या था जिससे ये उनकी सेटलमेंट हुई है, तो एक्स में से 4% निकाल देंगे 96%, तो 324,000 को 96% से या 0.96 से डिवाइड कर दें। ये बात समझ आई है? ठीक है, निकालें 324,000 डिवाइडेड बाय 0.96, तो ये 337,500 का रिसीवेबल था, जो कि कुछ उन्होंने पेमेंट की है 324,000 की और बाकी मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इससे अब मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल निकल आएगा, तो कैसे करूँगा जी, 63 प्लस 327 माइनस 337.5, तो ये जनाबे वाला मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल जो है वो 52,500 का आ रहा है। ठीक है, अब इस 52,500 का 2% प्रोविजन करना है, तो इसका 0.02 कर लो, तो ये जनाबे वाला 1050 का प्रोविजन आ रहा है।
ऐसा ही है। 105 52,500 का कर रहे हैं ना, 2% कैलकुलेट कर रहे हैं जी, 1050 आएगा। तो ओपनिंग प्रोविजन जो है वो आपका था 1890, क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी इनकम हो रही है। जब प्रोविजन बढ़े तो आपका एक्सपेंस होता है, प्रोविजन कम हो तो इनकम है। कितने से कम हो रहा है? 1890 माइनस, तो 840 से आपकी इनकम हो जाएगी। डी आंसर होगा। समझ आ गया किस तरह की कैलकुलेशन? पहले आपने क्लोजिंग रिसीवेबल का बैलेंस निकाला है, क्लोजिंग रिसीवेबल का 2% जो है वो प्रोविजन होना चाहिए। ओपनिंग से मैच कर लें कि प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है यहाँ पे तो। हम्म। हम्म। माइनस नहीं होगा। अच्छा, वो जो डिस्काउंट दिया था ना, वो 324,000 पे 4% का नहीं दिया था, वो 337,500 पे 4% का दिया था। हाँ, एक्स से निकाला है ना, 324 से नहीं निकाला। एक्स जो असल रिसीवेबल था जिसकी उन्होंने पेमेंट करनी थी। आपने मुझे 1,000 रियाल देने थे, मैंने आपसे कहा कि यार 4% डिस्काउंट ले लो इस पे, तो 1,000 में से आप कितने निकाल लेंगे? 40 निकाल लेंगे। ठीक है, 1,000 में से 40 निकाले, बाकी बचे 996। तो अब वो जो 40 निकले हैं, वो 40 जो आपने मुझे डिस्काउंट दिया है, वो 96, 996 का 4% नहीं है, वो 996 का 4% नहीं है, वो 1000 का है। तो ये जो एक्स है ना, ये वो 1000 है जो असल में आपने मुझे देना था। ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट देनी थी उस पे 4% डिस्काउंट लगा है, और वो डिस्काउंट लेस करके फिर आपकी जो पेमेंट हुई है वो आ गई है। अच्छा जी, अगला सवाल देखें। अभी मेरे ख्याल से हम 10 कर लेते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, अब नमाज का भी टाइम हो रहा है। अच्छा, विच आइटम्स विल नॉट अपीयर ऑन एन इनकम स्टेटमेंट? डिपॉजिट जो किसी बंदे ने आपको दिए, ये आपके लिए भी लायबिलिटी है, उसने पैसे आपको दे दिए हैं, आपने भी इनके अगेंस्ट गुड्स नहीं दिए, तो लायबिलिटी आपके इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। अच्छा, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो जनाबे वाला आपका आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा आपका। ठीक है, और जनाबे वाला जो इन्वेंट्री है ये भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है। तो सिर्फ जो पहला आइटम है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होगा, बाकी दोनों अपीयर होंगे। इसका आंसर वन ओनली होगा। समझ आ गया? क्योंकि उसकी नेचर लायबिलिटी की है, ये उसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। पैसे भी आपको मिल गए हैं, आपने उसके अगेंस्ट उसको चीज़ नहीं दी अभी जो आपने बेचनी है। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सोल ट्रेडर उसके कैपिटल का क्या बैलेंस था? ठीक है, एसेट्स को ऐड कर दें, लायबिलिटीज को लेस कर दें, तो इक्विटी की अमाउंट आ जाएगी। तो एसेट मेरे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल्स ऐड हो जाएंगे, पेएबल लेस हो जाएगा, बैंक बैलेंस क्रेडिट है ये लेस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन है ये लेस हो जाएगा। तो पहले इन अमाउंट्स। हम्म। हाँ, अभी एसेट्स को पहले वो टोटल निकाले ना कि टोटल कैपिटल कितना होगा। हम्म। ठीक है, इसमें अब आप प्रॉफिट ऐड करें और ड्राइंग्स लेस कर दें।
नहीं, एक सेकंड रुकें, ये आपका कितना आया था पहले? 41,000 प्लस 12,500 माइनस 4,500 माइनस 3,900 माइनस 6,000। ठीक है, ये आपका आ गया 39,100। ये आपका टोटल कैपिटल होगा सर, 39,100 आ रही है। ठीक है, ये सिंपल, ये 39,100 जो है ये स्ट्रेट अवे ये आपका कैपिटल। इनको अगर आप ये एडलेस करें, क्योंकि एसेट्स में से आप अपनी लायबिलिटीज़ माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास इक्विटी की अमाउंट या क्लोजिंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब वाला जो हमारे पास है, अ ट्रेडर सेंड्स हिज स्टाफ ऑन अ ट्रेनिंग कोर्स कॉस्टिंग $100 पर पर्सन, 10 स्टाफ अटेंडेड इन अप्रैल, half of the total cost had to be start of। ठीक है, पहले निकालते हैं कि इसके टोटल ट्रेनिंग की एक्सपेंस आना कितना था। कितने बंदों ने ट्रेनिंग अटेंड की है? 10 और 4, 14 लोगों ने। 14 लोगों ने 100 पर बंदा दिया, तो टोटल पेमेंट बनी है 1400। ठीक है, इस 1400 का हाफ जो है वो उसने पे करना था अप्रैल के स्टार्ट में। ठीक है जी, तो कितना हो गया जनाबे वाला? 700 इसने पे कर दिया। ठीक है, अच्छा, 700 जब इसने पे किया है, अप्रैल में कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की है? 10 ने की है। नहीं, 10 स्टाफ अटेंडेड इन अप्रैल। 10 लोगों ने अप्रैल में अटेंड की है, तो अप्रैल में कितने उसको पैसे दे देने चाहिए थे? 1000। 10 लोगों ने अटेंड किए है ना, तो 300 जो है वो अक्रूवल है। 300 पेएबल होगा एट द एंड ऑफ अप्रैल। दोबारा देखें, 10 लोगों ने अटेंड की अप्रैल में, 4 ने अटेंड की मई में, टोटल के बने 1400। उस 1400 में से उसने अप्रैल में कितने पहले बैलेंस जो है वो पे किया है? 1400 में से 700 उसने पे कर दिए। 700 कितने लोगों के पैसे हैं? 707 लोगों के पैसे बनेंगे। अप्रैल में अटेंड कितने लोगों ने किया? 10, तो 3 और ने जो अटेंड किए इनके पैसे अभी आपने नहीं दिए, तो इन 3 के जो पैसे थे 100 पर पर्सन, वो अभी आपका पेएबल है। ठीक है जी, अच्छा, इसको भी यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।